क्या आपने कभी सोचा है कि एक चेहरे की कीमत क्या हो सकती है? एक ऐसा चेहरा जो भारत के नक्शे से आता है, लेकिन भारत के ही शहरों में अजनबी करार दिया जाता है। 9 दिसंबर 2025 की उस सर्द रात ने देहरादून की वादियों को नहीं, बल्कि पूरे देश के ज़मीर को लहूलुहान कर दिया था। ये कहानी सिर्फ एक कत्ल की नहीं है। ये कहानी है उस 24 साल के नौजवान की, जिसकी आंखों में एमबीए की डिग्री और परिवार का भविष्य था, लेकिन जिसके सीने में नफरत का चाकू उतार दिया गया। उसका नाम था एंजल चकमा। एक ऐसा बेटा जिसे पढ़ने भेजा गया था, लेकिन जो ताबूत में लौट कर आया। लोग इसे सड़क का झगड़ा कहते हैं, पुलिस इसे मामूली विवाद बताती है, लेकिन एंजल के भाई की चीखें कुछ और ही सच बयां करती हैं। आज इस डॉक्यूमेंट्री में हम उन बंद फाइलों को खोलेंगे जिन्हें सिस्टम ने दबा दिया। हम उस नफरत का पर्दाफाश करेंगे जो चिंकी और मोजो जैसे शब्दों के पीछे छिपी होती है। त्रिपुरा की शांत पहाड़ियों से लेकर देहरादून की खूनी सड़कों तक, और अस्पताल के उन 17 दिनों के संघर्ष तक जहां मौत और जिंदगी के बीच एक जंग छिड़ी थी। तैयार हो जाइए एक ऐसे सच का सामना करने के लिए जो आपको अंदर तक झकझोर देगा, क्योंकि आज सवाल सिर्फ एंजल का नहीं है, सवाल हमारे और आपके इंसान होने का है। एंजल चकमा, एक अधूरी दास्तान, एक अनसुना इंसाफ। भारत के नक्शे पर एक छोटा सा कोना है त्रिपुरा, जहां की शांत पहाड़ियों में एक 24 साल का लड़का एंजल चकमा अपनी आंखों में बड़े बड़े सपने पाले बैठा था। उसे क्या पता था कि जिन सपनों को पूरा करने के लिए वो हजारों किलोमीटर दूर देहरादून जा रहा है, वही शहर उसकी कब्रगाह बन जाएगा। 9 दिसंबर 2025 की वो सर्द रात देहरादून के सेलाकुई की गलियों में सन्नाटा था, लेकिन उस सन्नाटे के पीछे एक खौफनाक साजिश आकार ले रही थी। एंजल और उसका भाई माइकल अपनी रोजमर्रा की जिंदगी जी रहे थे। अचानक अंधेरे से कुछ साए निकलते हैं। ये साए कोई अजनबी नहीं थे, ये उसी समाज का हिस्सा थे जो दिन में सभ्यता का मुखौटा पहनता है। शुरुआत हुई मामूली बहस से, लेकिन बात सिर्फ बहस की नहीं थी। हमलावरों की आंखों में जो नफरत थी वो एंजल के चेहरे और उसकी पहचान को लेकर थी। गालियों का दौर शुरू हुआ। चाइनीज, मोमो, चिंकी, ये शब्द नहीं थे, ये वो हथियार थे जो घाव करने से पहले आत्मा को छलनी कर रहे थे। एंजल चिल्लाता रहा, हम इंडियन हैं, हम अपने ही देश के हैं, लेकिन नफरत की पट्टी बांधे उन हमलावरों को सिर्फ एक विदेशी चेहरा दिख रहा था। फिर शुरू हुआ खूनी तांडव। ईंटें चलीं, लाठियां बरसीं, और अंत में एक चमकता हुआ चाकू एंजल के शरीर के आर पार हो गया। एंजल सड़क पर गिर पड़ा। खून की हर बूंद देहरादून की उस सड़क पर एक सवाल लिख रही थी, क्या वाकई हम एक देश हैं? अगले 17 दिन अस्पताल की सफेद दीवारें और मशीनों की बीप बीप की आवाज। एंजल कोमा में था। वो मौत से लड़ रहा था, या शायद वो ऊपर वाले से पूछ रहा था कि मेरा कसूर क्या था। उसका भाई माइकल अस्पताल के गलियारों में पागलों की तरह भागता रहा, कभी डॉक्टरों के पीछे तो कभी इंसाफ के लिए पुलिस के पीछे। लेकिन पुलिस की फाइलों में यह सिर्फ एक आपसी झगड़ा था। क्या वाकई? क्या एक मेधावी छात्र की जान लेना महज एक झगड़ा हो सकता है? 26 दिसंबर की सुबह, जब पूरी दुनिया त्योहारों की खुशियों में डूबी थी, एंजल की सांसों ने उसका साथ छोड़ दिया। एक मां का बेटा, एक भाई का आदर्श और एक राज्य की उम्मीद हमेशा के लिए खामोश हो गई। जैसे ही ये खबर फैली, पूरे देश में उबाल आ गया। अगरतला से लेकर दिल्ली के जंतर मंतर तक हजारों मोमबत्तियां जल उठीं। लोगों के हाथों में पोस्टर थे, आंखों में आंसू थे, और जुबां पर एक ही सवाल, जस्टिस फॉर एंजल चकमा। नॉर्थ ईस्ट के हर छात्र के दिल में डल बैठ गया। क्या कल उनकी बारी होगी? क्या उनकी शक्ल ही उनके कत्ल की वजह बनेगी? जांच शुरू हुई, एसआईटी बनी, गिरफ्तारियां भी हुईं, लेकिन असली सस्पेंस तो अब शुरू हुआ है। क्यों चश्मदीदों के बयान बदले जा रहे हैं? क्यों उस रात के सीसीटीवी फुटेज में धुंधलापन है? और सबसे बड़ा सवाल, वो लोग कौन थे जिन्हें एंजल की पहचान से इतनी चिढ़ थी कि उन्होंने उसे मौत के घाट उतार दिया? ये कहानी सिर्फ एक मौत की नहीं है, ये कहानी है उस खोखले सिस्टम की जो आज भी अपने ही नागरिकों को पराया समझता है। एंजल चकमा आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन उसकी कहानी हर उस इंसान के ज़मीर को झकझोरती रहेगी जो नफरत के खिलाफ खामोश बैठा है। इंसाफ की लड़ाई अभी जारी है, क्योंकि जब तक एंजल जैसे मासूमों को उनकी पहचान की वजह से मारा जाएगा, तब तक ये देश कभी चैन से नहीं सो पाएगा। एंजल चकमा की मौत के बाद लगा था कि इंसाफ की राह आसान होगी।
आरोपी सलाखों के पीछे थे और पूरा देश सड़कों पर था। लेकिन सच तो ये है कि असली खेल तो अब शुरू होना था। पुलिस स्टेशन के बंद कमरों में कागजात तैयार हो रहे थे और इन कागजों में धीरे धीरे उस नफरत के निशान मिटाए जा रहे थे जिसकी वजह से एंजल की जान गई थी। जांच का पहला मोड़ तब आया जब पुलिस ने इसे नस्लवाद मानने से साफ इनकार कर दिया। उन्होंने कहा यह महज एक आपसी विवाद था जो नशे के नशे में बढ़ गया। लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर ये सिर्फ नशे का झगड़ा था तो हमलावरों की जुबान पर वही शब्द क्यों थे जो नॉर्थ ईस्ट के लोगों को सदियों से चुभते आए हैं। क्या पुलिस उस हेट क्राइम को इसलिए छुपाना चाहती थी ताकि शहर की साख न गिरे, या फिर उन हमलावरों के पीछे कोई ऐसा हाथ था जिसे कानून छूने से डर रहा था। सस्पेंस तब और गहरा गया जब एंजल की पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई। रिपोर्ट में उन घावों का जिक्र था जो बताते थे कि हमला कितना सोची समझी साजिश के तहत किया गया था। चाकू का एक ही बार ऐसा था जिसने उसकी रीढ़ की हड्डी को 2 टुकड़ों में बांट दिया था। ये किसी अनाड़ी का काम नहीं था, ये हमला करने का वो तरीका था जिससे इंसान मरे ना लेकिन जिंदा भी न रहे। उसे तड़पाने की पूरी तैयारी थी। उधर एंजल का छोटा भाई माइकल, जो उस रात का सबसे बड़ा गवाह था, उसे डराने धमकाने का सिलसिला शुरू हो गया। अनजान नंबरों से कॉल, गलियों में पीछा करते साए और सिस्टम की ठंडी बेरुखी। माइकल चीख चीख कर कह रहा था कि उन लोगों ने हमला करने से पहले हमारी पहचान पूछी थी। उन्होंने हमें अपनी जमीन पर परदेसी कहा था। लेकिन सरकारी फाइलों में माइकल की ये चीखें कहीं दर्ज ही नहीं की गईं। तभी एक और चौंकाने वाली बात सामने आई। पता चला कि जिन आरोपियों को पकड़ा गया था उनमें से कुछ का पुराना रिकॉर्ड भी दागदार था। वे उसी इलाके में रसूख रखते थे। तो क्या एंजल को जानबूझकर निशाना बनाया गया था? क्या वो किसी ऐसी बात का गवाह बन गया था जो उसे नहीं देखनी चाहिए थी? या फिर उसकी मौत सिर्फ एक बड़ी नफरत का छोटा सा हिस्सा थी? त्रिपुरा के मुख्यमंत्री ने दबाव बनाया, केंद्र सरकार तक चिट्ठियां पहुंची, लेकिन देहरादून की अदालतों में तारीखें पड़ने लगीं, गवाह टूटने लगे और वो लोग जो उस रात छतों से तमाशा देख रहे थे अचानक भूल गए कि उन्होंने क्या देखा था। नफरत की उस आग में सिर्फ एंजल नहीं जला, बल्कि हमारा इंसाफ का पूरा ढांचा जलकर राख हो रहा था। आज भी सेलाकुई की उस सड़क पर जहां एंजल का खून गिरा था, वहां पर एक अजीब सा सन्नाटा पसरा है। लोग वहां से गुजरते हैं लेकिन कोई बात नहीं करना चाहता। एंजल की रूह आज भी वहां इंसाफ मांग रही है। ये लड़ाई सिर्फ एक परिवार की नहीं है, ये लड़ाई भारत के हर उस छात्र की है जो अपनी जड़ों से दूर एक बेहतर भविष्य की तलाश में निकलता है। अगर आज एंजल को इंसाफ नहीं मिला तो याद रखिए, कल किसी और एंजल का गला रेत दिया जाएगा और हम फिर से कैंडल मार्च निकालकर अपनी जिम्मेदारी भूल जाएंगे। क्या हम एक ऐसे भारत में रहना चाहते हैं जहां किसी की जान की कीमत उसकी शक्ल से तय होती है? एंजल चकमा की मौत के बाद लगा था कि इंसाफ की राह आसान होगी। आरोपी सलाखों के पीछे थे और पूरा देश सड़कों पर था। लेकिन सच तो ये है कि असली खेल तो अब शुरू होना था। पुलिस स्टेशन के बंद कमरों में कागजात तैयार हो रहे थे और इन कागजों में धीरे धीरे उस नफरत के निशान मिटाए जा रहे थे जिसकी वजह से एंजल की जान गई थी। जांच का पहला मोड़ तब आया जब पुलिस ने इसे नस्लवाद मानने से साफ इनकार कर दिया। उन्होंने कहा यह महज एक आपसी विवाद था जो नशे के नशे में बढ़ गया। लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर ये सिर्फ नशे का झगड़ा था तो हमलावरों की जुबान पर वही शब्द क्यों थे जो नॉर्थ ईस्ट के लोगों को सदियों से चुभते आए हैं? क्या पुलिस उस हेट क्राइम को इसलिए छुपाना चाहती थी ताकि शहर की साख न गिरे, या फिर उन हमलावरों के पीछे कोई ऐसा हाथ था जिसे कानून छूने से डर रहा था? सस्पेंस तब और गहरा गया जब एंजल की पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई। रिपोर्ट में उन घावों का जिक्र था जो बताते थे कि हमला कितना सोची समझी साजिश के तहत किया गया था। चाकू का एक ही बार ऐसा था जिसने उसकी रीढ़ की हड्डी को 2 टुकड़ों में बांट दिया था। ये किसी अनाड़ी का काम नहीं था, ये हमला करने का वो तरीका था जिससे इंसान मरे ना लेकिन जिंदा भी ना रहे। उसे तड़पाने की पूरी तैयारी थी। उधर एंजल का छोटा भाई माइकल, जो उस रात का सबसे बड़ा गवाह था, उसे डराने धमकाने का सिलसिला शुरू हो गया। अनजान नंबरों से कॉल, गलियों में पीछा करते साए और सिस्टम की ठंडी बेरुखी। माइकल चीख चीख कर कह रहा था कि उन लोगों ने हमला करने से पहले हमारी पहचान पूछी थी। उन्होंने हमें अपनी जमीन पर परदेसी कहा था। लेकिन सरकारी फाइलों में माइकल की ये चीखें कहीं दर्ज ही नहीं की गईं। तभी एक और चौंकाने वाली बात सामने आई। पता चला कि जिन आरोपियों को पकड़ा गया था उनमें से कुछ का पुराना रिकॉर्ड भी दागदार था। वे उसी इलाके में रसूख रखते थे। तो क्या एंजल को जानबूझकर निशाना बनाया गया था? क्या वो किसी ऐसी बात का गवाह बन गया था जो उसे नहीं देखनी चाहिए थी?
या फिर उसकी मौत सिर्फ एक बड़ी नफरत का छोटा सा हिस्सा थी। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री ने दबाव बनाया, केंद्र सरकार तक चिट्ठियां पहुंची, लेकिन देहरादून की अदालतों में तारीखें पड़ने लगीं, गवाह टूटने लगे और वो लोग जो उस रात छतों से तमाशा देख रहे थे अचानक भूल गए कि उन्होंने क्या देखा था। नफरत की उस आग में सिर्फ एंजल नहीं जला, बल्कि हमारा इंसाफ का पूरा ढांचा जलकर राख हो रहा था। आज भी सेलाकुई की उस सड़क पर जहां एंजल का खून गिरा था, वहां पर एक अजीब सा सन्नाटा पसरा है। लोग वहां से गुजरते हैं, लेकिन कोई बात नहीं करना चाहता। एंजल की रूह आज भी वहां इंसाफ मांग रही है। ये लड़ाई सिर्फ एक परिवार की नहीं है, ये लड़ाई भारत के हर उस छात्र की है जो अपनी जड़ों से दूर एक बेहतर भविष्य की तलाश में निकलता है। अगर आज एंजल को इंसाफ नहीं मिला, तो याद रखिए, कल किसी और एंजल का गला रेत दिया जाएगा और हम फिर से कैंडल मार्च निकालकर अपनी जिम्मेदारी भूल जाएंगे। क्या हम एक ऐसे भारत में रहना चाहते हैं जहां किसी की जान की कीमत उसकी शक्ल से तय होती है? एंजल चकमा की कहानी अब सिर्फ कोर्ट की तारीखों और पुलिस की फाइलों में सिमट कर रह गई है। लेकिन क्या मौत के बाद की ये खामोशी ही हमारा न्याय है? देहरादून की उस ठंडी सड़क से शुरू हुआ सफर आज एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहां हर हिंदुस्तानी को रुककर अपने भीतर झांकना होगा। एक पिता जिसने अपनी उम्र भर की जमा पूंजी अपने बेटे की पढ़ाई पर लगा दी थी, आज उसकी आंखों का पानी सूख चुका है। वो इंसाफ नहीं मांग रहे, वो जवाब मांग रहे हैं। जवाब उस समाज से जिसने उनके बेटे को अपना मानने से इनकार कर दिया। जवाब उस कानून से जिसकी आंखों पर बंधी पट्टी को शायद नस्लवाद के सबूत नजर नहीं आए। सच्चाई तो ये है कि एंजल की मौत ने हमारे समाज के चेहरे पर लगा वो खूबसूरत मुखौटा उतार दिया है। हम खुद को विश्व गुरु कहते हैं, हम वसुधैव कुटुंबकम का नारा लगाते हैं, लेकिन जब हमारे अपने ही घर का एक बच्चा अपनी आंखों की बनावट की वजह से मार दिया जाता है, तब हमारी ये सारी बातें खोखली लगने लगती हैं। आज भी नॉर्थ ईस्ट से आने वाला हर छात्र जब किसी नए शहर में कदम रखता है, तो उसकी आंखों में सुनहरे भविष्य के सपनों के साथ साथ एक अनजाना डर भी होता है। वो भीड़ में चलते हुए डरता है, वो ऊंची आवाज में बात करने से डरता है, वो डरता है कि कहीं उसकी एक मुस्कुराहट किसी की नफरत का कारण न बन जाए। एंजल की मौत ने उस डर को एक चेहरा दे दिया है। अदालत में केस चलता रहेगा, शायद सालों बाद कुछ लोगों को सजा भी हो जाए, लेकिन क्या वो सजा उस मां की गोद भर पाएगी? क्या वो फैसला माइकल की उन डरावनी यादों को मिटा पाएगा? नहीं। असली इंसाफ तब होगा जब इस देश की सड़कों पर चलने वाला हर इंसान, चाहे वो किसी भी राज्य का हो, कैसा भी दिखता हो, खुद को महफूज महसूस करेगा। एंजल चकमा आज एक इंसान नहीं, एक विचार बन चुका है। एक ऐसा विचार जो हमें याद दिलाता है कि नफरत की आग पहले उसे जलाती है जो उसे पालता है। अगर आज हम चुप रहे, अगर आज हमने इस नस्लवाद के खिलाफ आवाज नहीं उठाई, तो आने वाली नस्लें हमें कभी माफ नहीं करेंगी। एंजल की रूह आज भी इंसाफ की उम्मीद में उन पहाड़ियों पर भटक रही हैं। वो हमसे पूछ रही हैं, क्या मैं सच में तुम्हारा अपना नहीं था? क्या मेरी जान इतनी सस्ती थी? दुआ कीजिए कि किसी और बाप को अपने बेटे का शव तिरंगे में लिपटा हुआ न देखना पड़े, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो अलग दिखता था। एंजल चकमा, तुम मरे नहीं हो, तुम हमारे सोए हुए ज़मीर को जगाने की एक कड़वी याद बनकर हमेशा जिंदा रहोगे। इंसाफ की मशाल को बुझने मत दीजिए, क्योंकि अगर आज रोशनी कम हुई तो अंधेरा सबको निगल जाएगा। एंजल चकमा आज हमारे बीच नहीं है। देहरादून की उस सड़क पर बिखरा उसका खून सूख चुका होगा। अस्पताल का वो बेड अब किसी और मरीज के पास होगा, और शायद वो हमलावर भी कानून की पेचीदगियों के बीच मुस्कुरा रहे होंगे। लेकिन असली सवाल आज आपसे है, क्या हम एक ऐसे समाज का हिस्सा बने रहेंगे जहां किसी की जान की कीमत उसकी पहचान, उसकी भाषा या उसकी आंखों की बनावट से तय होगी? क्या विविधता में एकता सिर्फ हमारी किताबों की एक लाइन बनकर रह जाएगी? एंजल का परिवार आज भी इंसाफ की राह देख रहा है। उनकी आंखें अब थक चुकी हैं, लेकिन उनकी उम्मीद आज भी जिंदा है, इस भरोसे में कि ये देश उन्हें पराह नहीं समझेगा। याद रखिए, जब तक हम चिनकी या बाहरी जैसे शब्दों को मजाक समझकर टालते रहेंगे, तब तक हम इस नस्लवाद के जहर को खाद देते रहेंगे। आज इस वीडियो को देखने के बाद इसे सिर्फ एक और क्राइम स्टोरी समझकर भूल मत जाइएगा। आवाज उठाइए, क्योंकि आज अगर आप खामोश रहे तो कल कोई और मासूम इसी नफरत की भेंट चढ़ जाएगा। इंसाफ की ये जंग सिर्फ एंजल के परिवार की नहीं है, ये आपकी और हमारी है। क्योंकि जब तक हर हिंदुस्तानी, चाहे वो देश के किसी भी कोने से हो,
खुद को सुरक्षित महसूस नहीं करेगा, तब तक हमारा तिरंगा पूरी शान से नहीं लहरा पाएगा। न्याय की इस पुकार को दबने मत दीजिए। एंजल चकमा को याद रखिएगा, क्योंकि उसकी मौत एक चेतावनी है, हमारे जागने की आखिरी चेतावनी।